गहराइयों से ढेर सारा अभिनंदन है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्त। आइए शुरू करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण रण। डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे शिक्षक भर्ती, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती के अंतर्गत आपके एग्जाम में बनने वाले उन महत्वपूर्ण अंडरस्टैंडिंग प्रश्नों पर जो निश्चित तौर पर आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्व रखेगा। और यह श्रृंखला लगातार आगे की ओर जारी रहेगी और बेहतरीन सेशन के साथ, बेहतरीन श्रृंखला के साथ हम आपके साथ आगे की ओर बढ़ेंगे। आप सभी प्रिय विद्यार्थियों से मेरा एक आग्रह रहेगा, आप सभी से मेरा एक हार्टली रिक्वेस्ट रहेगा, हृदय से। क्या आप अगर इस सेशन को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, अगर इस सेशन से आप अपनी सफलता को जोड़ना चाहते हैं, अगर इस सेशन से आप अपने लक्ष्य को आसान बनाना चाहते हैं, तो इस सेशन का मजा तभी है जब आपके हाथ में कलम कागज हो। नहीं तो आप यह ध्यान दीजिएगा, कि आप स्क्रीनशॉट लेकर के चीजों को बहुत अच्छे से, बेहतर तरीके से आप रख करके उसको बाद में भले नोट कर लीजिए, लेकिन आप यह ध्यान दीजिएगा कि आपका वन लाइनर नोट्स जरूर होना चाहिए, एक महत्वपूर्ण नोट्स होना चाहिए। और यह सेशन, ये जो जिस श्रृंखला में मैं आपसे बातचीत करने जा रहा हूं, यह श्रृंखला टोटल 33 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट होगी। आज मैं सबसे पहले नंबर पर ही आपको बता देना चाहता हूं, लगभग ये 33 से 35 नंबर तक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इसमें, इस क्लास में मैं पूरा कवर करूंगा, आपका पूरा कवर करूंगा ईवीएस, मैं पूरा का पूरा कवर करूंगा जीके, और मैं पूरा का पूरा कवर करूंगा करंट अफेयर्स। ये तीनों, ताकि ये लगभग 35 नंबर की ये श्रृंखला आपके शिक्षक भर्ती में 4 चांद लगा देगी। तो आप सभी लोगों को वेरी वेरी गुड इवनिंग, आप सभी लोगों को शुभ संध्या। और चलिए तो फिर सेशन की शुरुआत करते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, जो आपको सही लगेगा आप कमेंट जरूर करिएगा, ABCD जो सही लगेगा कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि इस सेशन से अधिकतम सफलता सुनिश्चित करनी है तो आपके हमारे बीच में अंतःक्रिया होना चाहिए। और दोस्त, मैं वर्चुअल पढ़ा रहा हूं, वर्चुअल मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो अंतःक्रिया के लिए आप सामने नहीं हो कि मैं एक ऐसे करके मैं कुछ जगा दिया आपको। कमेंट करोगे, मेरी बातें सुनोगे, फिर अगला कमेंट करना रहेगा, मन में चलता रहेगा, सक्रियता आपकी बढ़ेगी। इस सेशन से सामान्य से ज्यादा सीख करके जाओगे आप, सामान्य से ज्यादा आप ले करके जाओगे, ये मैं चैलेंज करता हूं। तो आइए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और अपेक्षाएं हमारी रहेंगी कि मैं कुछ भी हो, आप से सबसे मेरी जो हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा जो वो है आपका कमेंट्स। आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण सेशन। और आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला और सबसे तगड़ा वाला प्रश्न है। इसके उत्तर से ही केवल आपका काम नहीं होगा, इसमें एक गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है और वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सुनिए, पहले तो आप ये हो सकता है फट से जवाब बता ले जाओ। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर अवस्थित है? आपसे प्रश्न पूछा, न्यूयॉर्क में, सिडनी में, एम्स्टर्डम में या नागासाकी में। अब आप फट से बता ले जाओगे इसका जवाब, लेकिन सुनो, हमको पता है जो लोग केवल पीडीएफ के चक्कर में पढ़ेंगे, इसमें केवल वो एम्स्टर्डम लेकर के जाएंगे, नीदरलैंड लेकर के जाएंगे। इसमें नया क्वेश्चन बनेगा तो क्या बनेगा वो सुनो आप। ग्रीन पीस इंटरनेशनल, इसकी जो स्थापना कहां हुई थी,
ये आपसे मुख्यालय पूछा है, स्थापना कहां हुई थी, तो पहले इसको ध्यान दीजिएगा कि ये स्थापना हुई थी कनाडा में। कहां? कनाडा में। इसकी स्थापना कहां की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी किस देश में? कनाडा में की गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको और क्या ध्यान देना है कि ये जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल है, जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल है, इसकी स्थापना हुई क्यों थी? पहले ये समझिए क्यों की गई थी। ये एकदम पर्यावरण से हट करके था। ये जब इसकी स्थापना, मतलब यहां आप समझिए कि इसकी स्थापना क्यों की गई, तो बस एकदम सीधा सा अमेरिका के, आप ध्यान दीजिएगा, अमेरिका के परमाणु परीक्षण, अमेरिका के परमाणु परीक्षण पर नियंत्रण के लिए। ये आप याद रखिएगा, वरना आप पढ़ोगे कुछ और एग्जाम में निकल जाएगा कुछ और उत्तर। पढ़ोगे कुछ और निकल जाएगा कुछ और। क्यों? क्योंकि अभी तक नॉर्मल किताब में आप यही पढ़, देखिए प्रश्न थोड़े से हट करके आ रहे हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल ये वर्तमान समय में किस पर कार्य करता है? तो ये पर्यावरण संरक्षण पर कार्य करता है। ये पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत ये जैव विविधता का संरक्षण करता है। और आपके दिमाग में सिर्फ यही चलेगा, लेकिन इसकी स्थापना जब हुई तो इसकी स्थापना हुई किसी और उद्देश्य से थी। क्यों हुई थी? अमेरिका के परमाणु जो है परीक्षण पर नियंत्रण लगाना। और ये जो इसकी स्थापना हुई वो 1971 ईस्वी में हुई, 1971, ये याद रखिएगा। छोटी सी बात है। अब समझिए कि जब ये अमेरिका के परमाणु परीक्षण पर इसने जब बहुत बेहतर सक्रियता के साथ इसने कामकाज किया, रोक लगाने में सफलता अर्जित की, पर्यावरण संतुलन की बात जब इसने पूरी दुनिया में पहुंचाई, तो जब अमेरिका की गतिविधियां संतुलित हुई, जब अमेरिका की गतिविधियां नियंत्रण में आई, तो लोगों को लगा कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल ये पूरे दुनिया में पर्यावरण की इस प्रकार की क्षति को रोकने में एकदम सक्षम है। पूरे दुनिया की इस प्रकार की क्षति को रोकने में यह बहुत आसानी से कदम उठा सकता है। इसलिए इसका व्यापक दायरा ही बना दिया गया, पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता का संरक्षण करना। ये दोनों में से कुछ भी आए, मतलब ये तीन बातें एकदम दबा करके याद रखना। बाकी तो हमको पता है, आप रट्टा मार लोगे कि 1971 में स्थापना किया गया पर्यावरण संरक्षण ये, और यहां से एम्स्टर्डम, और आपका ये कहां पर है? ये नीदरलैंड में है। लेकिन यह बात विचार करने योग्य है कि स्थापना पूछेगा तो कुछ और होगा, मुख्यालय पूछेगा तो कुछ और होगा। यह बात एकदम दिमाग में बैठी होनी चाहिए। बताओ क्या पहले ही प्रश्न में जो आप जानते थे उसमें कुछ नया सीखे हो कि नहीं? ये देखो, भीड़ बहुत बड़ी होगी, थोड़ा सा मेहनत, दूसरों से अलग और बेहतर सोचोगे, तभी आप औरों से बेहतर शिक्षक के रूप में चयनित किए जाओगे। नो डाउट, इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। लीजिए धड़ाधड़ स्क्रीनशॉट, चलेंगे अगले क्रम की ओर। यस, आइए सेशन का अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आइए तगड़े तरीके से पढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 1972 में, 1973 में, 1981 में, 1985 में। यहां से 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए एकदम चुनिंदा हो सकते हैं। सबसे पहले तो पूछा है प्रोजेक्ट टाइगर, धड़ाधड़ कमेंट करो। सुनो पहले, अगर मैं आपसे सिर्फ बात करता हूं किसके संदर्भ में? टाइगर। क्योंकि आपके एग्जाम में जीके का क्वेश्चन आता है, तो टाइगर इन द सेंस किसकी बात कर रहा है? ये बाघ की बात कर रहा है। तो आप सबसे पहले याद रखिएगा कि ये भारत का क्या है? ये भारत का राष्ट्रीय पशु है। ये क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु। अच्छा, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु आएगा जब इसी में अगर आपसे जुड़ जाएगा कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु, तब आपका जवाब बदल करके हाथी हो जाएगा। लेकिन भारत का राष्ट्रीय पशु केवल आया तो ये बाघ हो गया, टाइगर, बाघ। दूसरी बात, अगर आपसे पूछे कि ये सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं, ये आपके सर्वाधिक कहां पर पाए जाते हैं, तो ये याद रखिएगा कि ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं अफ्रीका महाद्वीप पर। बोलिए कहां? तो अब फट से सुनिए,
अफ्रीका भी ऑप्शन में लिखा हुआ है और ऑप्शन में इंडिया भी लिखा हुआ है, या हो सकता है एमपी लिखा हो, और फट से एमपी लगा करके लहूलुहान नहीं होना है। पहले यह ध्यान देना है कि पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा बाघ कहां पर पाए जाते हैं, तो पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं कहां? अफ्रीका महाद्वीप। अब आपसे कहेगा कि भारत, ये शब्द देखना कि भारत में सर्वाधिक, तो आप याद रखिएगा भारत में सर्वाधिक, तो ये आपका जवाब हो जाएगा एमपी, मध्य प्रदेश। इसीलिए मध्य प्रदेश को भारत का और क्या बोलते हो? तो मध्य प्रदेश का भारत को बोलते हो टाइगर स्टेट। अच्छा, यहां तक तो क्लियर हुआ ना? सुनो, एक और इंपॉर्टेंट बात आप में करंट भी आएगा। सुनो, 2021 की तुलना में, 2021 की तुलना में 2023, सॉरी 33 लिख दिया, 2023 में बाघों की आबादी में वृद्धि कितने प्रतिशत की हुई? मैं चैलेंज करता हूं, ऐसे क्वेश्चन ढूंढ करके पूछे जाएंगे। और अब संख्या पूछेगा, आप फट से लगाओगे, ये पूछेगा और मैक्सिमम गलत करके आएंगे, सीहा जैसे मिर्ची खाने के बाद वो हालत ना हो। ये यूनिक डेटा आप देखिए, आप करंट अफेयर आप में चुन चुन करके आता है। ये आप ध्यान दीजिएगा कि 2021 की तुलना में 2023 में बाघों की कुल आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? आपका राइट जवाब होगा 55%, 55% की वृद्धि दर्ज की गई है। यह बात आप याद रखिएगा। बोलिए, मेरी बात क्लियर हुई? अब सुनो, यहां आपका सही जवाब है 1973। लेकिन काम केवल इतने से नहीं होगा, चीजों को और जोड़ करके सीखना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे आपसे पूछ दे, शेर परियोजना भारत में कब प्रारंभ किया गया? तो शेर परियोजना जैसे ही आएगा आप बताओगे 1972। अगले क्रम पर जैसे ही हम बढ़ते हैं, आपसे पूछा बाघ परियोजना, आप तुरंत बताओगे कि भारत में जो बाघ परियोजना है वो शुरू हुआ था 1973। आगे पूछिए, अब बढ़िएगा, तो आपसे कह रहा मगर प्रजनन परियोजना भारत में कब शुरू किया गया था? तो आप तुरंत बताना कि 1970, ध्यान दीजिएगा 1974 हो जाएगा आपका। फिर अगले क्रम पर आइएगा, तो आपसे करा कि जो है कि हिमचिता, हां बहुत इंपॉर्टेंट है, हिमचिता परियोजना जब आपसे पूछेगा तो हिमचिता परियोजना 1987 आप लगाइएगा। आपसे कह रहा गैंडा परियोजना बताइए, तो जब आपसे गैंडा परियोजना पूछेगा तो आप इसका जवाब भी 1987 बताइएगा। और एक ही तो और पूछ सकता है आपसे, कह सकता है कि हाथी परियोजना बताइए, तो हाथी परियोजना आप बताइएगा 1992, 1992। आप यहां तक नोट कर लेना दोस्त, यहां से कुछ भी छेड़ देगा फंस जाएगा। यहां से लीजिएगा एक स्क्रीनशॉट और बढ़ेंगे अगले क्रम की ओर। हां चलिए, लिया स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया। देखिए ऐसे मतलब चुने हुए कुछ यूनिक चीजें जानिए, यही नहीं कि वही जो वाला बस इतने का उत्तर जान करके, कुछ यूनिक चीजें आप पढ़िए और आगे की ओर बढ़िए। यस, आइए अगले क्रम पे। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 3 बहुत तगड़ा प्रश्न है। मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, ये वास्तव में प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं एक नई चीजें आप समझिएगा, जो अभी फिलहाल नए पैटर्न पर जो प्रश्न आ रही, इसमें से कुछ चीजें आपके लिए। क्या? सबसे पहले एक सिंपल सा प्रश्न है आपके सामने कि दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, आसवन कहते हैं, किण्वन कहते हैं, स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। आपको इसका जवाब देना है कि दूध से दही में परिवर्तित होने की प्रक्रिया यह किसके नाम से जानी जाती है? तो सुनो, सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं, क्या दूध से दही का बनना, तो सबसे पहले तो याद रखिएगा कि दूध से दही बनना, इसमें एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट आएगा, तो फिर उसके बाद आप पढ़ना शुरू करोगे जब वो पहला नया क्वेश्चन। क्या इसमें होता क्या है? जटिल रासायनिक यौगिक। दूध में क्या है? जटिल रासायनिक यौगिक। और ये
क्या हो रहे हैं, ये परिवर्तित होता है। क्या होता है, परिवर्तित। ऐसे स्ट्रक्चर अगर संभव हो तो बनाइए। मतलब जटिल रासायनिक यौगिक जो होता है वो परिवर्तित होता है, और किसमें परिवर्तित होगा, सरल रासायनिक यौगिक में। अब देखो, वो तो किंडवन शब्द आप रट्टा मारे हो, काहे एग्जामिनर पूछेगा, कुछ नया पूछेगा, कुछ यूनिक पूछेगा। और सुनो ध्यान से, दूध से दही बनने में क्या होता है, जटिल रासायनिक यौगिक परिवर्तित होते हैं किसमें, सरल रासायनिक यौगिक में। तो अब याद रखिएगा, ये जटिल से सरल रासायनिक यौगिक जो बनते हैं, इस प्रक्रिया को किसके नाम से जाना जाता है, तो इस प्रक्रिया को आप कहते हो किंडवन। क्या बोलते हो, किंडवन बोलते हो आप। ये बात आप ध्यान से समझिएगा, ये चीजें आपके माइंड में सेट होनी चाहिए कि दूध से दही में परिवर्तन। अब एक आपसे पूछेगा, अब आपसे सिंपल सी लाइन आपसे कहेगा कि दूध से दही में परिवर्तन क्या है, तो आप बताएंगे दूध से दही में परिवर्तन जो है, यह एक रासायनिक, क्या है, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। अच्छा, इसमें किस अम्ल की प्राप्ति होती है, आपसे प्रश्न कह रहा है किस अम्ल की प्राप्ति होती है, तो आप बताएंगे कि इसमें लैक्टिक अम्ल की प्राप्ति होती है। अच्छा, एक प्रश्न और कह रहा है इसमें किस जीव की भूमिका होती है, तो आप बताएंगे कि लैक्टोबैलेसिस जीवाणु, किसकी, लैक्टोबैलेसिस जीवाणु की इसमें भूमिका होती है। आप ये ध्यान दीजिएगा, बस इतने चीजों को आप नोट करिए, ये चीजें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, ये चीजें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यस, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लियर हुआ, प्रश्न नंबर 3 एकदम अच्छे से क्लियर हुआ, हाँ या ना, यस। आइए अगले क्रम पे चलते हैं, सेशन का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। यहां आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, आर्सेनिक के द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में। आपसे कह रहा आर्सेनिक के कारण सबसे ज्यादा जल प्रदूषण की जो घटना है वो कहां घटी है। लेकिन सुनो, यह आर्सेनिक क्या है, सबसे पहले इतना ही प्रश्न है। यह एक प्रकार का क्या है, खनिज तत्व है। सबसे पहले तो यही, इसके निगेटिव चीजों के चक्कर में अब जैसे लिखा है यह एक खनिज तत्व है, यह एक पॉइजन है, जहर है। जहर तो आपके शरीर में है, वो अपने मूल रूप में क्या होता है, आर्सेनिक अपने मूल रूप में क्या है, आर्सेनिक अपने मूल रूप में खनिज तत्व है, यह एक खनिज पदार्थ है। अब देखो आजकल हो क्या रहा है, गहरे भूमिगत जल में, गहरे भूमिगत जल में इसके पाए जाने की संभावना, इसके पाए जाने की संभावना अधिक होती है। देखो नॉर्मली क्या होता है, हम लोग 100 फीट तक बोरिंग करते हैं, 150 फीट तक बोरिंग करते थे, पानी हमको मिल जाता था आराम से। लेकिन आजकल क्या है, वाटर लेवल नीचे गया, तो हम क्या करते हैं, 300, 350, 400 फीट तक बोरिंग करते हैं। तो एक सामान्य जैसे 150 से 200 अगर आप करते हैं तो आर्सेनिक की मात्रा निम्नतम होती है, न के बराबर, ये आपको प्रभावित करता है। लेकिन जैसे ही 200 के बाद नीचे की ओर बोरवेल का पानी आप ले आते हो, उसमें आर्सेनिक तत्व के पाए जाने की संभावना ज्यादा होती है। तो एक बात और आप याद रखना, आपसे एग्जाम में ये नया शब्द जो अभी द हिंदू के लेख में छपा था, चूंकि करंट अफेयर भी आप पे जुड़ा है, द हिंदू के लेख में एक बात छपी हुई थी, गहरे बोरवेल में एक शब्द आएगा, आपसे पूछेगा कि गहरे बोरवेल में, बोरवेल का मतलब होता है जो बोरिंग की जाती है, ट्यूबवेल, गहरे वो बोरवेल में, तो याद रखिएगा यहां इसके पाए जाने की संभावना ज्यादा होगी। बात वही है दोस्त, बात वही है, गहरे भूमिगत जल, बात वही है। लेकिन ये उनका लैंग्वेज है द हिंदू का जो आया था,
ये लैंग्वेज है जो आया था। तो आप याद रखिएगा कि गहरे बोरवेल में इसके पाए जाने की संभावना ज्यादा होती है। अब सुनो, अगर कोई भी व्यक्ति आर्सेनिक युक्त जल का सेवन करता है, क्या अगर कोई भी व्यक्ति आर्सेनिक युक्त जल का सेवन करता है तो इससे उसको क्या होगा? त्वचा कैंसर होगा। इसके अलावा क्या होगा? आप याद रखिएगा, लीवर कैंसर हो जाएगा। ये संभावनाएं इसमें सबसे प्रबल होती है, सबसे ज्यादा। और भारत में ध्यान देना आप, भारत में सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल के कहां पर? तो सबसे ज्यादा ये भारत में जो इसके कारण विषाक्तता है वो पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर के नीचे है। इसलिए आप सभी का राइट जवाब हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर क्या? डी, पश्चिम बंगाल। लेकिन जब बात पश्चिम बंगाल की आएगी तो सुपर टेट वाले हो, तोड़ करके रखोगे एक एक फैक्ट को, हिला करके रख देना है पेपर को। क्या पश्चिम बंगाल आएगा तो सबसे फेमस आपसे पूछेगा दुर्गा पूजा मुख्य उत्सव किसका है? तो आप बताना कि दुर्गा पूजा मुख्य उत्सव है पश्चिम बंगाल का। इसके अलावा आपसे एक प्रश्न पूछेगा, दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहां पर मौजूद है? तो दक्षिणेश्वर काली मंदिर ये आपका मौजूद है कोलकाता में, पश्चिम बंगाल। और आपसे एक प्रश्न पूछ रहा है, गंगा सागर मेला कहां लगता है? तो आप बताना कि यह भी आपका लगता है कहां? पश्चिम बंगाल। ये आपको ध्यान देना है। तो इन चीजों को आप जोड़ना। बिहार आया है तो एशिया का सोनपुर का मेला, मैं यहां लिख देता हूं, अच्छा रंग बदल दूं तो थोड़ा आसानी रहेगा। आपसे कहेगा सोनपुर का मेला, और ये जो सोनपुर का मेला है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला। चूंकि ये यूपी टेट में पूछा है तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला ये आपका क्या होगा? तो आप याद रखना ये आपका हो गया बिहार में लगता है। चलिए यहां तक नोट करिए, तो मैं अब आगे चलता हूं, इसमें कोई जगह नहीं। चलिए यस, लिया स्क्रीन साथ तगड़े तरीके से। आइए यहां देखिए, मजा आएगा बहुत। ये मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, चलिए धड़ाक से जवाब दीजिएगा। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1960, 62, 72, 75। सुनो, जब भी बात आएगी किसका? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात आएगी तो आप यह ध्यान देना कि ये जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है ये आपका पारित किया गया कब? तो ये पारित किया गया 1972। लेकिन फंसोगे यहां, जरूरी नहीं है कि ये एग्जाम में आएगा। सुनो, पूछेगा क्या एग्जामिनर? जब बत्ती गुल हो जाएगी, जब यहां वही घिसा पिटा चीजें पढ़ोगे तो बस वही होना, बत्ती गुल हो जाएगी। क्या इसमें संशोधन कब किया गया? ये जवाब दो, इसमें संशोधन कब किया गया? ये आपसे प्रश्न पूछेगा। अब देखिए यहां धराशायी, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन कब किया गया? यह जवाब है। फास्ट कमेंट करिए, तब तक मैं इसका और डिटेल करता हूं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आप याद रखिएगा, पूरे भारत में सभी प्रकार के जीवों की क्या करता है? सभी प्रकार के जीवों का संरक्षण करने के लिए नियम जारी करता है। अच्छा, इसमें और मैं पढ़ाया भी हूं, फिर से सुन लेना। आपसे पूछेगा इसमें अनुसूची कितनी है? आप बताना 6। आपसे पूछेगा अध्याय कितना है? आप बताना 7। आपसे पूछेगा इसमें धारा कितना है? तब बताना 66। अब बताओ कितने लोगों ने जवाब दिया कि इसमें संशोधन कब किया गया था? ना, यही तो बात है। ऑथेंटिक सोर्स पढ़ना पड़ेगा दोस्त।
कोने कोने से ढूंढना पड़ेगा। यूं ही क्वेश्चन नहीं फंसता है दोस्त, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। लिखो यहां 2003 और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यस आपका यहां राइट जवाब होगा 1972, 1972। अब स्क्रीनशॉट लीजिए, अब यह चीज आपके लिए और इंपॉर्टेंट हो गया। यस अब लीजिए स्क्रीनशॉट लिया, ये सबसे यूनिक डेटा में देखिए हर जगह कुछ ना कुछ है इंपॉर्टेंट, ये याद रखना। संशोधन का मतलब इसके जो आया था अधिनियम, उसमें क्या क्या परिवर्तन और कब कब किया गया, क्या क्या परिवर्तन कब कब किया गया, तो 2003 में इसमें अभी तक संशोधन हुआ है। अच्छा एक चीज मैं और इंपॉर्टेंट बताता हूं, सबसे बड़ी धारा बताइए, और फंसाएगा। सबसे बड़ी धारा वो दो, इसमें क्या लिखा हुआ है, भारत के अंदर पाए जाने वाले सभी जीवों की क्या परिभाषा। एक पूछेगा दंड किस धारा के द्वारा दिया जाता है, दंड दिया जाता है धारा 51 से। और जानते हैं सबसे खतरनाक दंड ये जो 2003 में और खतरनाक कर दिया गया कि आपको सजा भी होगी, जुर्माना भी होगा, दोनों एक साथ लगेगा। ये 2003 में संशोधन यही हुआ था। और ये कहां लिखा है, गैर जमानती वारंट होता है दोस्त, धारा 51 में लिखा है, एक बार पकड़े गए 3 साल का अगर आपको वारंट कटा, गैर जमानती, भारत के राष्ट्रपति के अलावा आपको कोई नहीं बचा सकता। और जब तक राष्ट्रपति के यहां आप सोर्स पैरवी लगाओगे तब तक 3 साल बीत जाएगा। ये स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं अगले क्रम की ओर। आइए देखिए अपने ऑफलाइन क्लासेस में ये एकदम पूरे गर्व से मैं बोल रहा हूं, बहुत सारे बच्चे पढ़े होंगे जिनका कोर्स जो है कि कंप्लीट है या जो कर चुके हैं, पढ़ाया हुआ हूं ये सब चीजें दमदारी के साथ। आइए यहां देखेगा WWF से क्या आशा है, WWF से क्या आशा है, वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वॉच फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वार फंड। बताइए WWF, आप एक चीज दिखेगा, अगर मैं इसकी बात करता हूं किसका, WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ, ये इसका फुल फॉर्म है। लेकिन एक जगह फंस जाओगे आप, फिर से एक चीज जो अभी पिछले यूपीटीटी में जो बहुत बड़ा लोगों ने एकदम धड़ाधड़ गलत कर दिया, सुनो ये हटा देंगे, इतना मतलब ये चीजें हटा देंगे। अब वर्ल्ड वाइड फंड रखेंगे और इसकी जगह वर्ल्ड वाइड फंड इसी में जोड़ देंगे फॉर नेचर। WWF के फुल फॉर्म में लिख देंगे वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। अब बड़े दुविधा में कि हमने तो वर्ल्ड वाइड फंड भी ही पढ़ा था, नहीं, ये वर्ल्ड वाइड फंड किससे रिलेटेड है, नेचर से रिलेटेड है। तो ये आप कहीं से इसको इग्नोर मत करना। अगर कहीं लिखा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, एकदम सही है, लगा देना, मैं कह रहा हूं कभी गलत नहीं होगा। मेरी बात समझ में आई? अब सुनो, इसकी स्थापना WWF की आपसे पूछ रहा है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 1961 में। IUCN के बगल में इसका मुख्यालय है, कहां बताओ, स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड के कहां, तो आप बताओगे स्विट्जरलैंड के किस शहर में, ग्लैंड में। और यह भी क्या करता है, पूरी दुनिया में वन्य जीव का क्या करता है, ये संरक्षण करता है और आर्थिक क्रिया, पर्यावरण से संबंधित आर्थिक क्रियाकलाप कौन संपादित करता है, पर्यावरण में जो इकोनॉमिकल चीजें होती है, कितना लेन देन, कहां क्या करना, ये सब WWF करता है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट जीके के तौर पर, क्या विश्व वन्य जीव दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, धड़ाधड़ जवाब देना, 3 मार्च, रट्टा मार करके। वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड यहां सही है, लेकिन मैंने बताया फॉर नेचर, यह इंग्लिश का शब्द जुड़ेगा, तो आपको मेरे लाल कंफ्यूज नहीं होना है, ठोक के जवाब देकर के आना कि मैंने आशीष सर से पढ़ा है वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड फॉर नेचर होगा, वो भी सही होगा। यस, लगाओ स्क्रीनशॉट, चलते अगले की ओर। स्क्रीनशॉट लीजिए, लिया, देखिए स्क्रीनशॉट चाहे नोट, दोनों में से कोई होना चाहिए। अब आओ यहां देखो, निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा हानिकारक होती है। अब देखो इसमें भी कुछ चीजें हैं
जो ऐसे ही जानना पड़ेगा। अब सोचो ऐसी ही क्लास 34 नंबर 35 नंबर में दिलाल ले जाऊंगा, मैं कोशिश मेरी पूरी है मैक्सिमम की, बस कोई एक क्लास कोई एक प्रश्न हो सकता है वही आपकी तकदीर बदल दे, जो छूट जाए। अक्सर ऐसा ही होता है, लक ऐसे ही काम करता है, जो हमसे मिस होता है वही आता है एग्जाम में। ये इसको कभी इग्नोर मत करना। क्या कह रहा है, निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? यूवीए, यूवीबी, यूवीसी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सुनो, जितना घुमा करके आप जानते होगे, जानते हो, सुन लो। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे खतरनाकपन बढ़ेगा। सुनो कैसे, एक डाकू का घर है, एक किसी डाकू का घर है, उसके गेट सेंटर किए द्वारपाल से भिड़े, वो भी खतरनाक था, लेकिन अंदर गए तो और हाई सिक्योरिटी थी, उससे भिड़े और खतरनाक, और डाकू के पास पहुंचे, बड़ी बड़ी मूछे लेकर के, एकदम काला सा चंदन लगा करके, और राइफल आपकी तरह तान करके खड़ा है। द्वारपाल और अंदर मुख्य। ये याद रखना, ये ट्रिक याद रखना, कभी नहीं भूलोगे आप। ये एकदम दिमाग में आप जो है कि बना करके रखना। क्या कि जैसे जैसे ये मैं आगे बढ़ूंगा खतरा बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे समय एग्जाम का नजदीक आएगा धड़कनें बढ़ती जाएंगी। बस ये बात यहां जोड़ करके याद रखना। मेरी बात समझ में आई? दूसरी इंपॉर्टेंट बात मेरी सुनो यहां। क्या देखो, ए और बी ये अच्छा अलग अलग, थोड़ा सा और डिटेल मैं इसमें कर देता हूं, सुनिए। ए त्वचा को बाहरी रूप से, त्वचा को बाहरी रूप से क्या करती है? प्रभावित। ये आपका त्वचा को आंतरिक रूप से प्रभावित। और ये वाली जो है एकदम देहाती भाषा में बता रहा हूं, एकदम अंदर तक प्रभावित करती है। बस इसीलिए ये सबसे ज्यादा खतरनाक मानी जाती है। मेरी बात याद रखना, इसीलिए ये सबसे खतरनाक मानी जाती है, क्योंकि ये सबसे अंदर तक प्रभावित करती है। लेकिन इतनी बात नहीं है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मेरी बात समझे क्या मैं कह रहा हूं? ये जो यूवीसी है ये बहुत रियर, इस पृथ्वी पर आपके नहीं आ पाती है, ये पृथ्वी तक पहुंच नहीं पाती है। यही वो किरण है जिसको आप याद रखिएगा, इसे ओजोन परत द्वारा, ओजोन परत द्वारा 100% लिख रहा हूं, यूं ही नहीं, जहां ओजोन होल होगा केवल वहीं से आ पाएगी। ये ओजोन परत द्वारा 100% अवशोषित, 100% अवशोषित कर ली जाती है। ये नोट करके रखना दोस्त, ये इंपॉर्टेंट है। ये बहुत रेयर पृथ्वी पे पहुंच पाती है यूवीसी। ये आपसे जो कहता है ना कि पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत रोकती है, अरे कौन सा वाला? यूवीसी वाला वहां रुकता है, और यही होता है सबसे खतरनाक, और इसी को रोकती है ओजोन परत। इसीलिए हम कहते हैं ओजोन परत जीवन रक्षक का काम करती है। अगर ये आएगी ना तो एकदम अंदर तक घुस के प्रभावित करेगी। इस बात को याद रखना मेरे, लीजिएगा स्क्रीनशॉट। बहुत रेयर, जहां जब कभी ओजोन परत, अच्छा ओजोन परत का सबसे ज्यादा विनाश किस गोलार्ध में, उत्तरी या दक्षिणी? कमेंट कर दो जरा एक बार, तो कमेंट करिए सब लोग। और आइए देखिए कौन सा जैव मंडल का अजैविक। देखो दोस्त, ये एक नंबर तो मैं मतलब अब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं एक नंबर ये फिक्स होता है, आता ही आता है, आता ही आता है, एक नंबर खूब आता है। सुनो कैसे, देखो आपसे पूछेगा एक कौन जैविक है, एक आपसे पूछेगा कौन सा अजैविक है। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, सुनो। जैविक के लिए एक शब्द याद रखना, कौन सजीव है, किसमें जीवन है, जो सजीव है जिसमें जीवन है, एकदम भूल करके आप लगाओ। आप जैसे ही लगाओगे एकदम परफेक्ट जवाब आपका हो जाएगा, वो एकदम परफेक्ट जवाब होगा, कोई उसको काट नहीं सकता है। मेरी इस बात को याद रखना, जैविक मतलब पृथ्वी के सजीव, एकदम ऐसे सीना ठोक करके खड़ा हो। कोई बोले जैविक तो इधर से आप बोल दीजिए सजीव, कोई कह रहा जैविक तो जिंदा है। बस मेरी बात समझ रहे हैं?
किसी ने कहा जैविक, मैंने कहा वो जिंदा है, सजीव वही है। इस पृथ्वी पर जितने सजीव हैं जैविक हैं। अजैविक सबसे पहले वह क्या होगा? निर्जीव। और वो कैसा निर्जीव होगा? प्राकृतिक निर्जीव होगा। बस देखो, उसको प्रकृति ने बनाया हो। किसने? उसको प्रकृति ने बनाया हो और वो निर्जीव हो, बस काम खत्म। वही है हमारा क्या? अजैविक। ये याद रखना, एक नंबर इसी में से घूम फिर करके आता है। प्रोटीन निर्जीव है, प्रकृति ने बनाया है। मृदा निर्जीव है, प्रकृति निर्मित है। फास्फोरस निर्जीव है, प्रकृति निर्मित है। कवक भैया जिंदा है, जिसको फंगस बोलते हो, जो लग जाता है। क्या? रोटी बना के डिब्बा में बंद करके भूल गए, अब बाकी रोज रोटी सेकते हो और नमक के डिब्बा पे रख करके खा लेते हो। 2-4 दिन बाद दाल बचा, सोचे डिब्बा में रख दे, और जब डिब्बा खोले तो रुई जैसी संरचना से भरा मिला। वो जो रुई जैसी संरचना से भरा मिलता है वही है क्या? कवक। वही क्या है? वही है कवक। बोलो आप सभी लोग एक बार कमेंट करो, आप किस घटक के उदाहरण हो? क्या आप जिंदा हो, सजीव हो? हाँ या ना? और हाँ तो लिखो कि मैं जैविक हूं, मैं जैविक घटक का उदाहरण। सब लोग एक बार लिखिए, सभी लोग यस, स्पीड से कमेंट करिए यस। क्या बात है। ये आइए, आ गया शेर आपके सामने, आ गया आपके सामने शेर। पढ़िए और बताइए, देखिए आपसे क्या कह रहा है। प्रश्न है कि गिर शेर परियोजना अवस्थित है। गिर शेर परियोजना कहां पर है? ऑप्शन नंबर 1 गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। सुनो दोस्त, अगर गिर परियोजना की बात होगी तो एकदम धड़ास से याद रखेगा, गिर गधा वाला ग से शुरू होता है गिर, लेकिन होता बड़ा खतरनाक है। याद रखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं, सॉरी, अगर मैं आपसे कहूंगा गिर राष्ट्रीय उद्यान की बात, तो ये जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये कहां पर है? तो आप याद रखना, ये सबसे पहले जूनागढ़ जिला, क्या? जूनागढ़ जिला, सौराष्ट्र की पहाड़ी, सौराष्ट्र की पहाड़ी। और आप याद रखना, क्या राज्य का क्या नाम हो जाएगा? गुजरात। और याद रखना, एशिया में शेरों के लिए, एशिया में यह माना जाता है शेरों के लिए क्या? स्वर्ग। एशिया में शेरों के लिए माना जाता है क्या? स्वर्ग। इतना ही नहीं भाई, सुनो और इंपॉर्टेंट चीज सुनो, एक जगह आप फंसोगे। क्या आपने अभी पढ़ा कि शेर परियोजना कब शुरू हुई थी? क्या शेर परियोजना कब शुरू हुई थी? 1972। अब देखो आप गलत कैसे करके आओगे। ये तो ठीक है, ये तो फैक्ट आपने पढ़ा है, यूपीटीटी में भी पूछा, खूब मजे से पढ़ा है। अच्छा आप जैविक हो लिख रहे हो आप सब? अच्छा, फैजाबाद से जिंदा हो, कोई बात नहीं, फैजाबाद अयोध्या हो गया ना। सुनो, शेर परियोजना, अब फंसेगा दावपेच क्या कि आपसे कहेगा गिर राष्ट्रीय उद्यान को शेर परियोजना से कब जोड़ा गया, और आप फट से जवाब दोगे आपने पढ़ा है 72, और जहां लगाए तहां आप लहूलुहान हुए, जहां लगाए तहां आप लहूलुहान हुए। फंसे आप, काम हो नहीं पाएगा आपका, फंस जाओगे आप। तो सुनो, ऐसी परिस्थिति में क्या करोगे? आप पढ़ोगे, पता लगाओगे कि यहां पर जो शेर परियोजना है ये आपका लागू या जो शामिल किया गया था वो 1973 में, मतलब शेर परियोजना 1973 में यहां क्या किया गया था? प्रारंभ। जबकि शेर परियोजना लॉन्च किया गया था 1972 में। बोलो ना, गलत कर देते कि नहीं कर देते? फंस गए ना। ये तरीका होता है। अब एक चीज सुनो, और इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है। क्या? एशिया में एशियाई शेर कहां पाए जाते हैं? तो एशिया में एशियाई शेर, एशिया में एशियाई शेर केवल एकमात्र जगह पाए जाते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। ये बात एकदम अच्छे से याद रखिएगा, कोई काट नहीं सकता है। लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, यहां लगा लीजिएगा। ये
लगाइए और चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हो गया? यस। 10, 10 ये आया ना। सबसे पहले ये बता लोगे आप एक चीज, जो सबसे पहला मेरा आपसे प्रश्न है, इस प्रश्न से जुड़ा हुआ, ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाली सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस, इसका आप जवाब दोगे। ओजोन, चलो छापो कमेंट देखते हैं। ओजोन को, या ओजोन परत, मैं पूरा लिख दे रहा हूं कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक गैस। छापो उत्तर, देखते हैं कितना छापोगे। ये पूछेगा, नए में पूछेगा तब, वही घिसा पिटा नहीं। जवाब दीजिए। चलिए यहां आप सब जवाब दे रहे हो, मैं ऐसे ही कह दे रहा हूं 16 सितंबर। क्यों 16 सितंबर को मनाते हैं? क्योंकि इस तिथि को हुआ था क्या? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। बोलो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? एकदम धड़ाक से जवाब दे देना। 16 सितंबर 1987, 1987। और विषय क्या रखा गया था? तो इसका विषय रखा गया था ओजोन परत संरक्षण। इसका रखा गया था क्या विषय? एकदम याद रखना, तैयार रखना, ओजोन परत संरक्षण। लेकिन इसका जवाब दीजिए तो मैं जानूं। इसका जवाब दीजिए ना। सीएफसी तो कृत्रिम है ना, फंस गए। और ऑप्शन नंबर ए में सीएफसी रहेगा। सीएफसी मैं यहां लिख देता हूं। सीएफसी का क्या नाम है पूरा? फ्लोरो कार्बन। ये बनाया जाता है दोस्त। कैसे? इसको बनाने के लिए लगता है क्लोरीन, लगता है फ्लोरीन, और इसमें लगता है क्या? कार्बन। ये तीन मिला के बनाया जाता है। मैंने तो पूछा है प्राकृतिक, अब फंसोगे। अब बताओ जरा आप। ये तो हो गया 16 सितंबर 1987 आने वाला है, और ये आप 16 सितंबर लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ठीक है। 22 अप्रैल को आप क्या मनाते हो? 22 अप्रैल को आप मनाते हो विश्व पृथ्वी दिवस आप मनाते हो, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। अब आओ सुनो, देखो ओजोन की बात हो रही है, O3 ये क्या है? तो आपसे देखो जीके भी है ना। ऑक्सीजन के क्या है? ये ऑक्सीजन के 3 अणु हैं, पहले तो यही ध्यान देना। ये क्या है? आप बस उसी को लगाओगे कि यह एक गैस है, यह एक गैस है, काम बन नहीं पाएगा। इसके लिए आपको लगाना ऑक्सीजन के 3 अणु O3। सुनो, कह रहा है कि ओजोन का सर्वाधिक विनाश, क्या बताओगे? दक्षिणी गोलार्ध। कहां? अभी मैं पूछा आपसे और आपने जवाब दिया नहीं। दक्षिणी गोलार्ध। और कहां? तो आप बताओगे अंटार्कटिका के ऊपर। कहां हुआ है? तो दक्षिणी गोलार्ध अंटार्कटिका के ऊपर। ये याद रखिए। अब मैक्सिमम वाटर वेपर 55%। अब मारे होगे गूगल पे, लहाए होगे गूगल पे, खींच खाच के आओगे आप, हमको पता है। वियना समझौता 85 में किया गया था, लेकिन यहां मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात हो रही। आप कहां फंस रहे हो? यहां फंसे हो। ये यूनिक, ये सब जगह है जहां एग्जामिनर आपको बरगला ले जाएगा, पूछ करके आपकी वही एकदम तीखी वाली, बुलेट वाली मिर्ची तीखा लगेगी, सीहा सीहा करोगे आप। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने में बहुत बड़ा, आपके वायुमंडल की जो सबसे बड़की वाली गैस है वही सबसे खतरनाक है, और उसका नाम याद रख लेना, नाइट्रोजन। उसके बाद दूसरे नंबर पर जलवाष्प। ये आप एकदम रट्टा मार लेना, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के अणुओं को तोड़ देता है। इसीलिए एक बात याद रखना, यहां मैं लिख दे रहा हूं नए में, ये साइंस से जुड़ेगा, जीके भी हो सकता है। ओजोन गैस क्षोभ मंडल में अक्रियाशील गैस है। अक्रियाशील गैस है, नोट कर लेना।
अक्रियाशील का मतलब यहां सक्रिय नहीं, यहां ये काम नहीं करती। तो क्यों काम नहीं करती? क्योंकि यहां सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। फिर जो बच गए ना, तो पहले तो बचेंगे ही नहीं, और जो बच गए उनको कौन निपटा डालेगा? वही है, एक हिरन भाग रही है और उसको तेंदुआ जो है कि दौड़ाया हुआ है, और वो भागते भागते बाघ जिस गुफा में था उसी में घुस गई। तो मतलब जलवाष्प भी मिला, नाइट्रोजन भी मिला, और ये हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, यस, क्लियर हुआ। आइए धड़ाधड़ अगले क्रम की ओर, और सेशन का क्वेश्चन नंबर 11 छाप के रख दो। अभी देखिए, बिहार में भी यहां से प्रश्न आया था, एक बड़ा खतरनाक प्रश्न आपसे पूछा था। क्या? कीट भक्षी पौधा। कीट, आप बस एक बात मैं यहां लिख रहा हूं, बहुत सारे लोगों को बहुत सारा भ्रम हो जाता है। छोटी छोटी, देखो उसके पीछे क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होना। इसीलिए आप जब थोड़ा सा बेसिक चीजें पढ़ते हो तो और मजबूत हो जाते हो। सुनिए क्या मैं कह रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पृथ्वी पर जो प्रकाश संश्लेषण करता है, इस पृथ्वी पर जो प्रकाश संश्लेषण करता है वह उत्पादक है। ये मेरी बात संविधान के तौर पर याद रखिएगा। बहुत सारी किताबें, बहुत सारे लोगों ने कहा जब कीट खाता है तो उपभोक्ता बना दिया। अरे कहां से उपभोक्ता हो जाएगा? एनसीईआरटी पढ़ो 11th की, लिखा है घटपर्णी पौधे में पत्तियां पाई जाती हैं, और जिन पौधों में पत्तियां हैं वो तो हर हाल में प्रकाश संश्लेषण करेगा। इसीलिए मैंने मेन क्रीम वाली लाइन लिखी कि जो इस पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता रखता है, निश्चित तौर पर वह क्या है? वह उत्पादक है। कोई माइक का लाल काट नहीं सकता। आंसर किया है, कोई काट नहीं पाया दोस्त, ये याद रखिएगा। मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ पा रहे हो कैसे चीजें आप गलत कर रहे हो, कहां गलत हो जा रही? मैं बहुत देर से आपका कमेंट देखा नहीं हूं, लेकिन चलिए अभी लेकिन देखो दोस्त, एक चीज की बड़ी निराशा होती है। इतनी आपकी संख्या, एक लाइक नहीं। आपके लिए मैं कलेजा निकाल कर दिया हूं, एक तरीके से समझिए। पढ़ाने में पूरी जान लगा दिया हूं। तबियत भी नहीं ठीक थी, लेकिन जान लगा दिया हूं। लेकिन एक लाइक नहीं बनता है, फिर क्या मतलब है इस फ्री क्लास का? कम से कम एक लाइक तो आपका बनना ही चाहिए ना। इतना तो मतलब आपके द्वारा अपने से कर देना चाहिए कि नहीं, हमारे गुरुजी लाइव हुए हैं, उनके लिए एक लाइक तो मेरी तरफ से बनता है। इतना तो आपकी तरफ से होना ही चाहिए ना। चलिए, बहरहाल मैक्सिमम कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो आप सुनो, प्रश्न क्या पूछा है? किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी या तो ये लिखेगा, या तो क्या लिखेगा? गाय, भैंस, बैल, बकरी, हिरण, खरगोश, गधा, हाथी, इस तरीके के कई जीव लिखेगा। जिराफ, ये सब लिख सकता है। ये सब के सब किसमें आते हैं? याद रखिएगा, ये सब के सब कहलाएंगे प्राथमिक उपभोक्ता। ये सब क्या कहलाएंगे? प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। ये बात आप याद रखिएगा, एकदम अच्छे से ये चीजें आपको तैयार होनी चाहिए, इसमें कहीं कोई संशय नहीं होनी चाहिए। इस चीज को याद रखिएगा, इस चीज को तैयार के ये क्या कहलाएंगे? एकदम सीधा सा जवाब है प्राथमिक उपभोक्ता। ये और ये याद रखिएगा, बड़ा खतरनाक है। जब जब आया है मैक्सिमम का गलत हुआ है, मैक्सिमम इसमें धराशायी ही हुए हैं, ये याद रखना। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, धड़ाक से आगे की ओर बढ़ते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िएगा, देखिए क्या कह रहा है। पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? ये एक चक्र होता है, और ये चक्र मैं आपको बनाता हूं आपके सामने। शायद ध्यान से अगर देख लोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे। लेकिन देखो, अभी भी कमेंट बहुत धीरे धीरे आ रहा है, कमेंट तगड़ा नहीं आ रहा है। जितने लोग लाइव धड़ धड़ कमेंट तो करो। सुनो, पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? आपको इसको पूरा का पूरा चक्र बनाना पड़ेगा, और एक बार बना करके देख लो। मैं आपको चैलेंज करता हूं, कभी नहीं भूलोगे। क्या? इसको देखो, बोलते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। इसी को एक्सप्लेन करो। पहला शब्द क्या? जैव। जैव शब्द का मतलब क्या होता है? जीव। पारिस्थितिक तंत्र में जीव कितने प्रकार के बीच में लिखना चाहिए? हाँ,
पारिस्थितिक तंत्र में जीव कितने प्रकार के? पारिस्थितिक तंत्र में जीव कुल 3 प्रकार के। बोलो कितने? 3। वो 3 कौन कौन होगा? तो एक आपका कहलाएगा उत्पादक, हरे पेड़ पौधे। दूसरा वाला कौन कहलाएगा? उपभोक्ता, जो बनाते नहीं है, दूसरों को मार के खा जाएंगे, दूसरों का खा जाएंगे। और अब घटक कोई भी हो, अंत तो मैं ही करूंगा, सड़ा गला करके क्या कर दूंगा? नष्ट कर दूंगा। मैंने एक शब्द का एक्सप्लेनेशन लिखा जैव, दूसरा शब्द है क्या? भू। भू का मतलब भूमि या मृदा। क्या? भू का मतलब भूमि या, बोलो दोस्त, भू का मतलब भूमि या मृदा। अब क्या बचा? रासायनिक। रासायनिक अभिक्रिया, भाई अब घटक में कौन आता है? कवक आता है। अब घटक में कौन आता है? जीवाणु आता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कवक और जीवाणु रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। तो अगर ये बताओ, रासायनिक अभिक्रिया कौन करेगा? अपघटक। और ये किसी भी चीज को सड़ा गला के कहां मिलाएंगे? मृदा में, मिट्टी में। मिट्टी में पोषक तत्व तो आएगा तो हरे पेड़ पौधे उत्पादक आएगा, हां या ना? आपका जवाब होगा कि हां। और इनको कौन सड़ाएगा? इनको सड़ाएगा उपभोक्ता। इनको कौन खाएगा? उपभोक्ता। उपभोक्ता को कौन सड़ाएगा? अब घटक सड़ाएंगे। घुमाते ना रहिए गोल गोल। समझ में आया? ये है 12 का राइट जवाब, ऑप्शन नंबर बी, जैव भू रासायनिक चक्र। बोलो, आप जितने भी लोग लाइव हो, आप सभी लोग जवाब दीजिए। सबसे पहले तो देखो, अभी भी जितने लोग लाइव हैं लाइक नहीं किए, क्या क्लास अच्छी लगी कि नहीं? और अगर आपको नहीं अच्छी लगी, अगर नहीं अच्छी लगी तो कोई बात नहीं, मैं कल क्लास नहीं भी लूंगा, कोई बात नहीं। आप सबसे पहले यह बताइए क्लास कैसी लगी? क्या इस तरीके से आपको 35 नंबर जो मैं अप्रोच लेकर के चला हूं, क्या मैक्सिमम आपको मैं दिला सकता हूं कि नहीं? अगर इसी जोश के साथ अगर आप पढ़ जाओगे, एक बार सभी लोग लिखिएगा, एक बार सभी लोग लिखिएगा कि क्या इस तरीके के जोश के साथ इस कम समय वाली क्लास, जो इस कम समय वाली वैकेंसी है, इसमें पढ़ना आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा, हां या ना? सभी लोगों का कमेंट्स आना चाहिए। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, चलिए सभी लोग कमेंट लिखेंगे, और यह ध्यान दीजिएगा कि चंद्रा इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन बैच, ऑफलाइन बैच ये अवेलेबल है। कैरियर में, कैरियर कोचिंग में ये आपको 8 से 12, 10 सितंबर से नया, 4 सितंबर से आपको चंद्रा इंस्टीट्यूट सब्जी मंडी वाली जो रोड है, वो एसबीआई बैंक के ठीक पास में, उसके अपोजिट साइड, यहां अल्लाहपुर में मिल जाएगा। और इसके साथ यह भी ध्यान दीजिएगा कि ये 3 सितंबर मतलब कल से ये आपको मिलेगा 7 से 11 सुंदरम टावर, रामबाग हेड ऑफिस की ये जो है। और आप यहां ध्यान दीजिएगा कि 3 सितंबर 2024 से ही नया बैच है आपका केपी बीएड ट्रेनिंग कॉलेज फायर विकेट, ये जो केपी वाली हमारी ब्रांच है वहां पर। और ऑनलाइन क्लास ये आपको अवेलेबल है बिल्कुल दिए गए हमारे मोबाइल नंबर पर 9800, ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 9800 पर। ऑनलाइन एडमिशन के लिए बहुत सिंपल सी प्रक्रिया है। देखिए, आप जहां हैं, किसी पेशे में जुड़े हैं, कहीं पढ़ाते हैं, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं। जो आपको ऑफलाइन में कंटेंट मिलेगा, लगभग वही सेम कंटेंट आपको ऑनलाइन में भी मिलेगा। बहुत सिंपल सी प्रक्रिया है। आप अपने मोबाइल में कहां जाइए? गूगल प्ले स्टोर, और गूगल प्ले स्टोर में जाकर के आप सिंपल सा आप टाइप करेंगे और लिखेंगे क्या? चंद्रा इंस्टीट्यूट। और जैसे ही आप सर्च करेंगे, आदरणीय वागेश सर की डीपी लगी हुई ऐप आ जाएगी, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसके बाद आप जाएंगे क्रिएट अकाउंट पर, और आराम से यहां अभी चलिए, और आराम से बिल्कुल 60% ऑफ पर आप आराम से जुड़ सकते हैं। और ये जो अभी मैं पढ़ाया हूं सबसे इंपॉर्टेंट पीडीएफ, ये मैं तुरंत आपको, ये जो पीडीएफ है ये तुरंत मतलब विद इन क्लास खत्म होने के 2 मिनट के अंदर ये पीडीएफ, और जरूर रखिएगा ये पीडीएफ, देख सकते हैं ये एकदम अमृत के समान है। तो आप इसको चंद्रा इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम से आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, और चंद्रा इंस्टीट्यूट टेलीग्राम पे ये जो अभी मैं ये पूरा पीडीएफ पढ़ाया हूं, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क उपलब्ध है। ठीक है। और
5 सितंबर को बिल्कुल हम सभी शिक्षकगण चंद्रा इंस्टीट्यूट की तरफ से ऐलान करते हैं, आपके साथ पूरी ढाल बनकर के खड़े हैं और पूरी तन्मयता के साथ आपके साथ खड़े हैं और हम 5 सितंबर के धरने का सपोर्ट भी करते हैं और हम सभी लोग पहुंचने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। आपके हित के लिए हर उपयोगी कदम चंद्रा इंस्टीट्यूट ने उठाया है और जब जब उचित लगा है उस चीजों पर हमने जरूर स्टैंड लिया है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हिम्मत आपकी लड़ाई से जानी जाएगी और आपकी किस्मत आपकी पढ़ाई से जानी जाएगी। 68,500 और 69,000 में सबसे बेहतर सिलेक्शन और रिजल्ट चंद्रा से। हाँ, मेहनत किया है और करेंगे और पिछले 2 इतिहास को फिर से साकार करेंगे। हाँ, फिर चंद्रा टीम हैट्रिक की तैयारी में। हाँ, आशीष सर, आपको तो पता होगा 68,500 में चंद्रा ने सीधे तौर पर पैसेज ही फंसा दिया था। चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में प्रथम 2000 विद्यार्थियों के लिए विशेष छूट। चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ने के लिए आप डाउनलोड करें अपने मोबाइल में चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद एप्लीकेशन या आप हमें कॉल करें 9800980002।